शेयर मार्केट की दुनिया में जहां हजारों स्टॉक्स लिस्टेड हैं, वहां ऐसा स्टॉक जो मल्टीपल टाइम रिटर्न्स हमें दे, वो कैसे ढूंढे? कैसे हमारे शेयर मार्केट के दिग्गज राकेश झुंझुनवाला साहब या फिर वॉरेन बफेट साहब ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ के इन्वेस्ट कर पाते हैं? क्या आप भी ये टेक्निक सीखना चाहते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप भी मल्टी बैगर स्टॉक्स को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है, थोड़ा डिसिप्लिन लेके आने की जरूरत है, और आप देखेंगे कि आप बहुत इजीली ऐसे स्टॉक्स को ट्रैक कर पा रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स को सेलेक्ट कर पा रहे हैं उन हजारों स्टॉक्स में से जहां पे आप अपना निवेश डाल सके और आपको अच्छे रिटर्न्स कमिंग फ्यूचर में जनरेट कर सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष दीवान एंड वी आर ऑन अ मिशन। We are on a mission to give financial stability, financial freedom to 10 lakh people just like you by using our unique investment strategies. दोस्तों, यूनिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज तो हम यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको फंडामेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर फंडामेंटली आप स्ट्रांग हैं तो मैं आपको बता दूं, जब हम चार्ट्स पे चलेंगे यानी कि हम टेक्निकल स्टडी करेंगे, तो उसके बाद आपकी लर्निंग वाली जर्नी पूरी हो चुकी होगी। और जब आपकी लर्निंग वाली जर्नी पूरी हो चुकी होगी तो आपको सीखने में, समझने में सेकंड्स का टाइम लगने वाला है दोस्तों, सेकंड्स का। मैं आपको बता दूं कि आप अपने आप में इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपको किसी से टिप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप में एक फिनेंशियल एक्सपर्ट बन जाएंगे, और आप चाहेंगे तो आप अपनी एक कंपनी खोल के लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि कैसे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके आप स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं, और बहुत जल्दी आप लोगों को मोटिवेट भी कर सकते हैं। क्योंकि एज आई ऑलवेज से दोस्तों, कि हमारे देश में अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी से बहुत दूर हैं, क्योंकि उनके माइंड में एक क्लॉज डला हुआ है कि शेयर मार्केट तो एक जुआ है। इसके मैटर में हम दोस्तों बहुत सारे वीडियोस पहले भी बना चुके हैं, रिच माइंडसेट, पुअर माइंडसेट के ऊपर, ओके। उसके अलावा शेयर मार्केट एक जुआ है, उसके ऊपर भी बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम आपके लिए डालने वाले हैं ताकि आप देख सके एक बार, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो, क्योंकि माइंडसेट इंप्रूव होना बहुत ज़रूरी है इस पूरी जर्नी के लिए। अगर आपने अपना माइंडसेट इंप्रूव कर लिया तो मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये दोनों वीडियोस, फंडामेंटल और टेक्निकल वाले वीडियोस, आप पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद आप खुद मेकआउट कर पाएंगे कि कोई भी चार्ट को एनालाइज करने में आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाले, ये हम बता रहे हैं आपको। और आपका कोई भी डाउट हो ना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैट बॉक्स में लिख के जरूर देना हमें, ताकि हम उस डाउट को आपके वहीं के वहीं क्लियर कर पाए। तो दोस्तों, चलते हैं सीधे अपने फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। जरा सोचिए दोस्तों, 10-12 साल पहले जिसने फंडामेंटल एनालिसिस करके MRF, इन्फोसिस, TCS जैसे शेयरों के अंदर निवेश किया होता, तो आज उनको कितना बेनिफिट, कितने लाखों का रिटर्न उन्हें ऑलरेडी मिल चुका होता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जिसने भी निवेश किया उस समय वो फंडामेंटल्स देख के ही निवेश किया था। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस आपको शेयर मार्केट दुनिया के अंदर बहुत आगे लेके जाने वाला है। जितने भी बड़े बड़े निवेशक हैं वो केवल फंडामेंटल एनालिसिस करके ही कंपनी को चूज करते हैं, ताकि उन्हें कभी आगे नुकसान नहीं, क्योंकि फंडामेंटली वो कंपनी बहुत स्ट्रांग है, उसका बेस बहुत स्ट्रांग है। दोस्तों, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें देखने की जरूरत पड़ती है फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आई डाउट कि कहीं आप फंडामेंटल एनालिस्ट ना बन जाएं। और आपको इस वीडियो के अंदर फंडामेंटल से लेके 95% की चीज़ें आपको सारी की सारी कवर करने वाले हैं हम। बस 2-4-5% जो रह जाएंगी वो इसलिए रह जाएंगी क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें आप केवल 2 मिनट देख के ही मालूम कर सकते हैं कि ये कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, और आप उस कंपनी का निवेश कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन उसके लिए आपको छोटी छोटी चीज़ें एक बार समझने की जरूरत पड़ेगी, ताकि आप इजीली मेकआउट कर सके 2 मिनट के अंदर ही कि हमें फंडामेंटली क्या देखना होता है। आप मार्केट में जाके क्या करते हैं दोस्तों? आप अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से टिप मांगते हैं कि फ्रेंड्स, कौन सा शेयर बढ़ने वाला है, कौन सा शेयर गिरने वाला है। सोचिए, अगर आप फंडामेंटली एक्सपर्ट हो गए तो आपसे लोग टिप मांगेंगे, क्योंकि आपको पता है कि किस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है और कहाँ क्या देखना होता है। तो जब आपको मालूम पड़ जाएगा तो लोग आपको कॉल करके टिप मांगेंगे कि यार आशीष, टिप दे दो मुझे, कौन सी कंपनी चलने वाली है। तो उसके लिए आप रेडी हो जाइए दोस्तों, हम आपको आगे की जर्नी लेके चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों फंडामेंटल क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है बहुत से वीडियोस में हमारे। तो फंडामेंटल मतलब बेस बनाना,
बेस मतलब बेस अच्छा होगा तो बिल्डिंग अच्छी बनेगी। तो किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स हमें समझना बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि हम उस कंपनी के अंदर निवेश अच्छे से कर पाएँ। दोस्तों, मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं जो शेयर मार्केट में काम करते हैं। एक होता है इन्वेस्टर और एक होता है ट्रेडर। ट्रेडर जो करता है प्राइस एक्शन देख के मार्केट में एंटर करता है, और इन्वेस्टर कंपनी के फंडामेंटल्स देख के। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि राकेश झुंझुनवाला जी और वॉरेन बफेट साहब ये सब फंडामेंटल्स देख के ही किसी कंपनी में निवेश करते हैं और उस कंपनी का शेयर इस लेवल पे पहुंच जाता है, क्योंकि वो ट्रेडिंग नहीं करते दोस्तों, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं फंडामेंटल्स देखकर। इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं दोस्तों। जनरली हमें ज्वेलरी लेनी होती है तो शायद हमारे ज्वेलर्स फिक्स होते हैं, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता क्योंकि हम वहीं जाएंगे एक ही जगह, क्योंकि हमें उन पर ट्रस्ट है। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको ट्रस्ट उन पे है कि वो आपको गलत चीज़ नहीं देंगे, महंगी चीज़ नहीं देंगे। आपको पसंद नहीं आई तो वो आपको वापस भी ले लेंगे और आपको उसके पैसे भी वापस दे देंगे। दैट मीन्स उस कंपनी ने या उस पर्टिकुलर दुकान ने आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड किया है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि आशीष, वहाँ तो ये चीज़ ठीक है, लेकिन किस कंपनी में ट्रस्ट करना है ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? दोस्तों, ये मालूम करना बहुत आसान है। ये मालूम कर सकते हैं हम दो तरीकों से फंडामेंटल में। वो होता है, पहला होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब क्वालिटी, किसी भी कंपनी की क्वालिटी कैसी है। जब आप शॉप पे गए थे तो आपको पता था कि उस कस्टमर, आप एज ए कस्टमर की उस शॉपकीपर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ट्रस्टवर्दी है। दैट मीन्स क्वालिटी। तो उस कंपनी की क्वालिटी देखने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का आकलन करना पड़ता है खुद से। क्वालिटेटिव में दोस्तों हम क्या चीज़ देखते हैं? हम 5 चीज़ें देखते हैं। पहली होती है कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज कैसे हैं मार्केट के अंदर, कंपनी की ब्रांडिंग, कंपनी की ब्रांड कितना प्रमोटेड है ऑलरेडी और कितना मार्केट में लोग बाग उसको यूज़ करते हैं। चौथा होता है कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कैसा काम कर रहे हैं। कॉम्पिटिटर्स अगर उनसे कम वर्क कर रहे हैं, दैट मीन्स कंपनी इज सुपीरियर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। और पांचवा होता है कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें देखते ही हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कंपनी की कर पाते हैं। दोस्तों, आप सबका एक सवाल हो सकता है कि आशीष, कि क्वालिटी कैसे मालूम पड़े किसी भी कंपनी? दोस्तों, हम मार्केट में हैं। जब मार्केट में होते हैं तो हमें पता होता है कि कौन सी कंपनी अच्छा काम कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई गाड़ी खरीदनी है तो आप कौन सी कंपनी के पास जाएंगे? जिस कंपनी की डिमांड बहुत ज़्यादा हो। इसीलिए उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर लाइन ऑलरेडी लगी हुई होती है, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आपको पता है अंदरों से कि ये कंपनी का मॉडल मुझे लेना है, इस कंपनी की गाड़ी मुझे लेनी है, तो मुझे एटलीस्ट 4-6 महीने वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लाइन ऑलरेडी बहुत लंबी लगी हुई है। इसका मतलब क्या है? वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्वालिटेटिव, क्वालिटी कंपनी की अच्छी है, कंपनी की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, इसीलिए आपको ऑलरेडी मार्केट में चीज़ें पता है। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज मार्केट में आप देख पा रहे हो कि क्वालिटी वाइज कौन सी कंपनी अच्छी है। तो इन्फोसिस हो गई आईटी कंपनीज में, तो किसी को सर्विसेज लेनी है तो वो इन्फोसिस के पास जाएगी, टीसीएस के पास जाएगी। ये क्वालिटी वाइज कंपनीज बहुत अच्छी है। रिलायंस बहुत अच्छा है ऑयल सेक्टर के अंदर, या फिर अभी जो जियो का उसने लॉन्च किया है रिलायंस ने, उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी है। आप देख पा रहे होंगे बहुत जगह उसका नेटवर्क बहुत इजीली अवेलेबल होता है, और कंपनीज का धीरे धीरे नेटवर्क कहीं भी चला जाता है, लिफ्ट में चला जाएगा या कहीं अंडरग्राउंड में चला जाएगा। जबकि जियो का आप देखेंगे कि हर जगह नेटवर्क काम करता है। तो क्वालिटी आपको पता लगेगी कि क्वालिटी कैसी है कंपनी की। तो इसीलिए आप उस कंपनी की क्वालिटी ऑलरेडी देख पाते, जानते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप उसको यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। बाई चांस आपके पास में कोई टिप आती है किसी कंपनी की, आप उस कंपनी को जानते ही नहीं है कि कंपनी की क्वालिटी कैसी है, तो आप उस कंपनी में कैसे निवेश करेंगे? दोस्तों, उस कंपनी के ऊपर हमें एनुअल रिपोर्ट देखनी होती है। आपको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट टिकट टेप ऐप के ऊपर बहुत इजीली मिल जाती है। वो हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन के ऊपर ले जाके कि कहाँ आपको एनुअल रिपोर्ट अवेलेबल है। वहाँ आप कंपनी ने क्या कमेंट्री दी है, उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं, वो आप बहुत इजीली देख पाएंगे और एनालाइज कर पाएंगे कि उसकी वो कंपनी क्वालिटी वाइज अच्छी है या नहीं है। अब आपने क्वालिटी तो कंपनी की देख ली, क्वालिटी अच्छी लग रही है आपको, लेकिन आपको प्राइस बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये भी होता है ना दोस्तों कि मैं प्राइस बहुत ज़्यादा लग रहा है, कि प्राइस तो बहुत बढ़ गया ऑलरेडी और वो प्राइस नीचे आ ही नहीं रहा है। दोस्तों, प्राइस नीचे नहीं आएगा क्योंकि कंपनी की क्वालिटी ऑलरेडी बहुत अच्छी है। तो अब कैसे मालूम करें कि हम सही रेट पर निवेश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उसके लिए हमें जाना पड़ता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर गेम के ऊपर। नंबर गेम बहुत इंपॉर्टेंट हो दोस्तों, हम आपको बहुत इजीली ये चीज़ें सिखाने वाले हैं अभी इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो के साथ पूरे एंड तक बने रहना आप। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो एक बार जाके चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको आगे की लर्निंग वाली वीडियोस ऐसे ही मिलती रहें। दोस्तों, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने की जरूरत क्यों पड़ती है? आप बोलेंगे आशीष, क्वालिटी देख ली कंपनी, क्वालिटी अच्छी है, तो हमें क्यों आवश्यकता पड़ रही है कि हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करें, नंबर्स में घुसें? दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि हम कोई भी रेट पे, कोई भी भाव में शेयर को बाई नहीं करना चाहते। हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है। वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब अच्छी वैल्यू पे
कम वैल्यू पे शेयर को बाई करें और हायर वैल्यू पे उसे बेच दें। अगर ये हम करते हैं तो हम बहुत अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए हमें, अगर क्वालिटी कंपनी की अच्छी भी है तो हो सकता है उसका भाव ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका हो और वहाँ से उसमें करेक्शन आ जाए, यानी कि कंपनी का भाव जो है वो उससे कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि ट्रू इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी की क्या है उसे हमें कम में ही शेयर को बाई करना है, तभी हमें वैल्यू मिल पाएगी। वैल्यू कैसे मिलती है दोस्तों? वैल्यू तब मिलती है जब हमें कोई चीज़ कम पैसों में ज़्यादा मिल जाए तो हमें वैल्यू लगती है। आप कहीं भी जाएंगे, कोई से भी सर्विस लेने जाएंगे कहीं पे भी, समझ लीजिए आप सलून में गए या समझ लीजिए आप किसी कार के सर्विस स्टेशन पे गए, वहाँ आपकी कार को कैसी सर्विस मिली है ये देखने के लिए जब आपकी सर्विस होके आएगी कार, तो आप देखेंगे कि मेरी कार में ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर दी है कंपनी वालों ने जो आपने इतनी पेमेंट करी ही नहीं थी। इसका मतलब आपको वैल्यू एक्स्ट्रा दी गई है कंपनी की, तो फिर आपको वैल्यू मिलती है। इसलिए कम पैसों में ज़्यादा वैल्यू मिले उसे बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में दोस्तों क्या देखते हैं हम देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट्स, फिनेंशियल्स, उसके अंदर P&L, कंपनी का कैश फ्लोस, ये सब चीज़ें हम कंपनी के देखते हैं कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो आप बोलेंगे हमें तो पढ़ा ही नहीं है कभी भी। दोस्तों चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, हम आपको बहुत ईजीली चीज़ बताने वाले हैं। कोई बच्चा भी इस चीज़ को देख के बता देगा कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि बुरा परफॉर्म कर रही है। दोस्तों बैलेंस शीट में क्या देखना होता है? हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना होता। कंपनी पिछले कई सालों से क्या काम कर रही है, कैसा काम कर रही है, कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किए हैं कि नहीं किए हैं। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? आपने, कंपनी ने कोई भी रेवेन्यू किया यानी कोई माल बेचा, उसमें से अपन खर्चे निकाल देते हैं तो प्रॉफिट आता है। तो प्रॉफिट कंपनी के बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? अगर कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो भी कंसिस्टेंट बेसिस पे बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कंपनी इज परफॉर्मिंग गुड। उसी के साथ साथ हमें देखना होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि कंपनी के पास कैश कितना जनरेट हो रहा है, कैश आ रहा है, जा रहा है, और कंपनी के पास कैश कितना है। अगर कंपनी के पास कैश होता है दोस्तों तो अच्छी चीज़ होती है, कंपनी के पास कैश रिच है। कंपनी को एक्सपैंड करना हो तो वो कंपनी कैश को यूज़ कर सकती है। अगर कंपनी के पास कैश नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब है दोस्तों। हो सकता है कंपनी एक्सपैंड कर रही हो, तो एक्सपेंशन के लिए वो पैसे को यूज़ कर रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा पावर ने अभी EV स्टेशंस लगा रही है, हमने पहले भी बात की इस मैटर के अंदर बहुत जगह। तो वहाँ कंपनी आगे अपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को देखते हुए कैश को इनफ्लो करने की बजाय आउटफ्लो कर रही है। इसलिए कैश कंपनी के पास कम है, लेकिन उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, तो कंपनी आगे कमाने वाली है और कैश जनरेट होने वाला है। अब दोस्तों कंपनी अगर इन्वेस्ट कर रही है ऑलरेडी अपने नए प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो हो सकता है कंपनी की लाइबिलिटीज़ भी बढ़ रही हो। ये भी हमें देखना पड़ता है। लाइबिलिटीज़ मतलब कंपनी की डेप्थ, कंपनी के लोन कितना ले रखा है, कंपनी ने मार्केट से पैसा कितना उठाया हुआ है, तो उसके मुकाबले एसेट्स कम है कि ज़्यादा है। अगर कंपनी के एसेट्स कम हैं और लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं तो कंपनी प्रॉब्लम में आ सकती है दोस्तों आने वाले टाइम में। तो कभी भी कंपनी के एसेट्स कंपनी की लाइबिलिटीज से कम नहीं होने चाहिए। अगर वो कम है तो हमें एक बार सिक्योर होने की ज़रूरत पड़ती है कि हम देखें कि कंपनी कहीं डूब तो नहीं जाएगी। अब आप पूछेंगे कि आशीष ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा लाइबिलिटीज और एसेट्स? दोस्तों ये भी हमें बैलेंस शीट में ही देखने को बहुत इजीली मिल जाती है। हम आपको सब चीज़ दिखाने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। अब आ जाते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लास्ट पार्ट के ऊपर, जो कि मेन पार्ट है, दैट इज रेशियोज। कौन कौन से रेशियोज हमें फॉलो करने होते हैं दोस्तों? ऐसे तो बहुत सारे रेशियोज हैं, अगर हम सब की डिटेल में घुसेंगे तो हम विल नॉट लैंड अप नोवेयर। सो वी विल स्टडी ओनली फ्यू रेशियोज जो हमें हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर काम में आने वाले हैं। तो बी रेडी विद दैट। दोस्तों रेशियो समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है, उसे कहते हैं EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर क्या होता है, इसे भी एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट की दो कंपनीज हैं, कंपनी A और कंपनी B। दोनों कंपनीज 10-10 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करती हैं। कंपनी A में केवल 4 इन्वेस्टर्स हैं और कंपनी B में 40 इन्वेस्टर्स हैं। तो यानी कि कंपनी A को अच्छी हुई, कंपनी B अच्छी हुई। कंपनी A अच्छी हुई क्योंकि हर इन्वेस्टर को 2.5 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं और कंपनी B के इन्वेस्टर्स को 20-20 लाख रुपए मिलने वाले हैं क्योंकि उसमें इन्वेस्टर्स ज़्यादा है। तो EPS क्या हुआ? A कंपनी के लिए EPS हुआ 2.5 करोड़ रुपए और B कंपनी के लिए हुआ 20 लाख EPS। तो EPS समझ में आ गया दोस्तों, इसे कहते हैं अर्निंग पर शेयर। सबसे पहला रेशियो होता है दोस्तों PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब आप बोलेंगे आशीष बहुत डिफिकल्ट लग रहा है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। दोस्तों यही एक रेशियो है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। दोस्तों निकालना बहुत सिंपल होता है। शेयर का जो प्राइस चल रहा है अभी आज की डेट के अंदर, उसे हम डिवाइड कर देते हैं EPS से, जो हमने अभी सीखा है, तो हमें PE रेशियो मिल जाता है। अब एक एग्जाम्पल के साथ इसको भी समझते हैं।
समझ लीजिए किसी कंपनी का शेयर का भाव 10 रुपये चल रहा है और उस कंपनी का EPS 10 रुपये है, तो उसे हम डिवाइड किया तो क्या आया 1 आया दोस्तों। इसका मतलब कंपनी का PE हो गया 1। वहीं किसी शेयर का भाव 100 रुपये चल रहा है और उसका EPS है 10 रुपये, तो उसका PE रेशियो निकल के आया 1010। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर 10 रुपये के ऊपर आपको 1 रुपये मिलता है। ये आपके इन्वेस्टमेंट का हो गया कि आपको अगर आपने 10 रुपये इन्वेस्टमेंट किए तो आपको 11 रुपये एट द एंड ऑफ द ईयर मिलेंगे। अब दोनों को समझते हैं दोस्तों, दोनों एग्जाम्पल्स को। जब 10 रुपये शेयर का भाव था और वहाँ हमें 1 PE मिल रहा था, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 साल के अंदर आप अगर 10 रुपये लगा रहे हैं तो आपको 10 रुपये वापस मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, यानी कि 20 रुपये मिल रहे हैं, यानी कि आप में 100% का आपको रिटर्न मिल गया। वहीं जहाँ PE 10 का है वहाँ आप 10 रुपये लगाने को तैयार हैं 1 रुपये के लिए, यानी कि आपका 10% आपको वो PE के हिसाब से आपको मिल रहा है। तो दोस्तों दोनों एग्जाम्पल से हमने क्या समझा? हमने समझा कि हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं किसमें ज़्यादा, जिसका कम PE है। जिसका ज़्यादा PE है उसमें रिटर्न्स कम है, तो हमेशा हमें कम PE के शेयर को ही तवज्जो देनी चाहिए, हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अगर कम PE है किसी शेयर का तो हम वहाँ जाके इन्वेस्ट कर दें क्योंकि वो अंडर वैल्यूड है? नहीं दोस्तों, वहाँ इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस सेक्टर में बाकी कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रही हैं, पर्टिकुलर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका PE भी देखना चाहिए। जी हाँ, हमें पूरे सेक्टर का PE भी हम देख सकते हैं कि पूरा सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। अगर उस सेक्टर का PE ऊपर परफॉर्म कर रहा है उस सेक्टर के उस कंपनी से, तो इसका मतलब वो कंपनी अंडर वैल्यूड है एक्चुअली में। अगर उस सेक्टर का PE ऑलरेडी कम परफॉर्म कर रहा है और कंपनी PE ज़्यादा बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स कंपनी ओवर वैल्यूड हो गई क्योंकि उस पर्टिकुलर सेक्टर तो काम कर ही नहीं रहा। और अगर उस सेक्टर का PE ऑलरेडी बहुत ऊपर है और उस कंपनी का PE बहुत डाउन है, दैट मीन्स कंपनी इज अंडर वैल्यूड बिकॉज ओवरऑल वो सेक्टर तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है मार्केट में, लेकिन वो कंपनी नहीं परफॉर्म कर पा रही, उसमें अभी बहुत सारा पोटेंशियल पड़ा हुआ है। तो वो हमारी कंपनी हमारे लिए एक अंडर वैल्यूड कंपनी हो जाती है। यहाँ से दोस्तों हम मेकआउट कर पाते हैं कि PE अगर कम है तो कंपनी इजीली परफॉर्मेबल है आने वाले टाइम के लिए। हमने PE रेशियो तो समझा दोस्तों, प्राइस कैसे परफॉर्म कर रहा है, प्राइस अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड। लेकिन और क्या रेशियोज देखने सकते हैं दोस्तों? दूसरा रेशियो होता है PB रेशियो, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। अब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या होता है दोस्तों? बुक वैल्यू जो है कंपनी की, कंपनी के जो एसेट्स वगैरह हैं कंपनी के, वो ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर्ड इन है या नहीं है। यानी कि अगर प्राइस टू बुक वैल्यू कम है तो यानी कि कंपनी अच्छी है। अगर कंपनी को कल को बेचने की भी जरूरत पड़ जाए तो हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं है। एक अच्छा इन्वेस्टर ये चीज़ जरूर देखता है कि मेरा पैसा सिक्योर है या नहीं है, कि कंपनी अगर कल बिक भी जाए तो दोस्तों हमेशा प्राइस को जब हम बुक वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो निकल के आता है PB रेशियो। अगर PB रेशियो 1 का है तो दोस्तों बहुत सफिशिएंट है। कई बार PB रेशियो कम भी होता है, पॉइंट्स में भी चला जाता है। दैट मीन्स कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, प्राइस तो उसका कम है लेकिन बुक वैल्यू उसमें बहुत ज़्यादा है। कल को बेचने की जरूरत पड़ी तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही मिलने वाला है कंपनी से। और अगर कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स कंपनी के साथ में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन दोस्तों हर जगह ये चीज़ नहीं होती है। मैं आपको बता दूं, IT कंपनी जैसे होती हैं, अब IT कंपनी चलाने के लिए उनको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की तो जरूरत होती नहीं है। उन्हें एक ऑफिस चाहिए होता है और उन्हें डील करनी होती है, कुछ क्लाइंट्स चाहिए होते हैं, दैट्स इट। लेकिन कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, तो उनका PB रेशियो हमेशा ऊपर ही मिलेगा आपको। ये एक्सेप्शनल केसेस हो गए दोस्तों। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी हमें देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते टाइम पे, जब हम अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो दोस्तों तीसरा रेशियो जो हमें समझने की जरूरत है वो होता है डेप्थ टू इक्विटी रेशियो। डेप्थ डिवाइडेड बाई इक्विटी और एज डेप्थ टू इक्विटी रेशियो। अब ये क्या होता है दोस्तों? ये कुछ नहीं होता है। कंपनी को जब एक्सपैंड करना होता है तो कंपनी 2 तरीके से एक्सपैंड करती है। या तो वो डेप्थ लेती है, लोन लेती है बैंक से या कहीं और से, या फिर कंपनी अपनी इक्विटीज़ को डाइल्यूट करती है ताकि वो मार्केट से पैसा उठा सके। इक्विटीज़ मतलब शेयर्स को डाइल्यूट करती है। तो अगर कंपनी ऑलरेडी लोन लेके ये काम कर रही है, दैट मीन्स क्या है? दैट मीन्स कंपनी को अपने ऊपर भरोसा है, और क्योंकि उसमें लोन कम ज़्यादा है लेकिन कंपनी को भरोसा है कि मैं लोन पे बैक करके अच्छा कमाई कर लूँगा, इक्विटी डाइल्यूट करूँगा मैं तो फिर उसका ज़्यादा बेनिफिट कंपनी को मिलने वाला नहीं है दोस्तों। तो दैट मीन्स कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा कम होना चाहिए क्योंकि कंपनी को अपने ऊपर भरोसा है। तो इसलिए हमें डेट टू इक्विटी रेशियो कम के फेवर में ही रहना चाहिए। दोस्तों फोर्थ रेशियो जो होता है वो होता है करंट रेशियो, यानी कि करंट असेट्स डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटीज। अब ये करंट क्या होते हैं दोस्तों? करंट का मतलब होता है लिक्विडेट, जो कंपनी इजीली अपने असेट्स को लिक्विडेट कर पाए।
बाई चांस हो जाए कि कंपनी को आज ही सारी लाइबिलिटीज़ पूरी करनी है, अपनी बैंक के लोन्स हो गए या कुछ भी हो गया, ये लाइबिलिटीज़ पूरी करनी है, तो कंपनी के पास लिक्विडेबल असेट्स होने चाहिए, जो कि आपके मेन असेट्स नहीं होते हैं दोस्तों। करंट असेट्स मतलब आप हाथ के हाथ उनको लिक्विडेट कर पाएँ। तो अगर ये करंट असेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज़ करंट रेशियो जो है वो ज़्यादा है, तो कंपनी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके पास में करंट जो कैश फ्लो है और वो सब है वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। दोस्तों, इन 4 रेशियोज़ के साथ साथ में हमें 2 और चीज़ें समझनी होती है शेयर मार्केट की जर्नी के अंदर फंडामेंटली। वो होते हैं ROCE एंड ROE, दैट मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। अब ये क्या है दोस्तों, इनको निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले निकालते हैं ROE। कैसे निकालते हैं? ROE निकालते हैं दोस्तों जब हम नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं शेयर होल्डर्स की कैपिटल से, शेयर होल्डर्स ने कितना पैसा लगाया हुआ है, तो निकल के आती है ROE, यानी आपको कितना रिटर्न मिला। एक्चुअली जितना हमने इन्वेस्ट ऑलरेडी कर रखा है शेयर होल्डर्स ने, उसके बाद उनको कितना रिटर्न मिला, तो नेट प्रॉफिट जब करेंगे उसके बाद अब डिवाइड कर देंगे उनकी कैपिटल से, शेयर होल्डर की कैपिटल से, तो निकल के आ जाएगा ROE, तो परसेंटेज वाइज। ऐसे ही ROCE क्यों निकालते हैं दोस्तों? ROCE के अंदर हम डेप्थ को इंक्लूड कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, ROE तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन क्या पता कंपनी के बाद डेप्थ बढ़ता जा रहा हो, तो उस केस के अंदर हमें ROCE को देखना होता है, क्योंकि ROCE के अंदर हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय कंपनी के शेयर होल्डर्स की कीमत प्लस डेप्थ। जब इसको हम करके कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद हमें निकल के आता है ROCE। तो प्रॉपर एजेंडा जो होता है दोस्तों वो ये होता है कि हमें ROCE को अगर फॉलो करेंगे तो हम डेप्थ को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो हमें हमेशा ROE से ऊपर ROCE को ही रखना चाहिए। अब मैं आपको बहुत जल्दी एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ। जब भी आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी PE रेशियो ROCE से कम हो, दैट मीन्स वो कंपनी अंडर वैल्यूड है ही है फॉर श्योर, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑलरेडी कम है और ROCE ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, यानी कि रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं डेप्थ होने के बाद भी। दैट मीन्स यू कैन वेरी वेल इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो अब आ गए हैं दोस्तों हम इस चीज के ऊपर कि ROCE ROE क्या होता है। चलिए फ्रेंड्स, एक बार जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं कि अभी तक हमने आज फंडामेंटल एनालिसिस में क्या सीखा है। हमने 2 चीज सीखी थी, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटी एनालिसिस क्या सीखा था अपन ने? बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, परफॉर्मेंस एंड ब्रांडिंग एंड कॉम्पिटिटर के एस्पेक्ट्स, उसके साथ साथ फ्यूचर प्लान्स, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है। और क्वांटिटेटिव में क्या दिखा था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लोज। उसके अलावा रेशियो सीखे थे अपन ने। रेशियोज में क्या? PE रेशियो, PB रेशियो, उसके अलावा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो और उसके बाद करंट रेशियो। और उसके साथ साथ अपने 3 और टर्म्स सीखे थे, वो है EPS, ROE एंड ROCE। अब दोस्तों देर ना करते हुए सीधे चलेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, वहाँ हम आपको दिखाएंगे कि ये चीज़ें कहाँ मिलती है, कौन सी वेबसाइट पे मिलती है, कहाँ इन चीज़ों को हम देख सकते हैं। दोस्तों हम बहुत ज़्यादा वैल्यू देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखा रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा तो हो रहा है, लेकिन दोस्तों आप घबराना मत, एक ही वीडियो के अंदर आपको सब कुछ मिलने वाला है। दोस्तों अभी तक आपने जो कुछ भी सीखा फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर, वो सब आपको लग रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट है, मैं ये कैलकुलेशन कैसे करूँगा, मैं ये सारी चीज़ पे लैंड अप कैसे करूँगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इट इज़ जस्ट 1 क्लिक अवे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है, वहाँ आपको screener.in वेबसाइट को ओपन करना है। यहाँ ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होके आ गई है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे screener.in पे आप आए हैं और यहाँ आपने कंपनी की नाम टाइप करना है, जिस भी कंपनी का आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है। हम यहाँ पे 2-3 कंपनीज को फंडामेंटली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको एक इजी वे में समझ में आ जाए कि किस तरीके से कोई भी कंपनी को एनालाइज किया जा सकता है। समझिए फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक न्यू जेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी, एक IT बेस्ड कंपनी है दोस्तों। जब हम खोलते हैं तो इसके सामने आप आ गया होगा कि कैसे एक कंपनी फंडामेंटली दिखा रखा है इन्होंने कि कहाँ क्या क्या कंपनी ने कर रखा है। कंपनी की बैलेंस शीट से लेके सारे रेशियोज तक ऑलरेडी कैलकुलेट होके आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आपको दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब हम बात करके गए थे इस कंपनी की। अब इस कंपनी पे जब हम आ गए हैं दोस्तों, तो हम बात करते हैं एक एक चीज़ की, जिसको हमने डिस्कस किया था बहुत ही ईजी वे में। स्टॉक का PE क्या चल रहा है दोस्तों? स्टॉक का PE चल रहा है 19.8, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 19.8। ओके, कंपनी का ROCE क्या है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड ऑलरेडी 27.0%। कंपनी का ROE क्या है? 22.1%, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है।
कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू यानी कि पीबी रेशियो दैट इज 3.75। कंपनी डिविडेंड कितना देती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोस्तों? 1.046% कंपनी डिविडेंड ऑफर करती है। कंपनी का हाई लो क्या है? कंपनी का हाई लो है, हाई गया हुआ है 52 वीक्स हाई 615 और कंपनी का लो है 300 का, दैट इज 52 वीक्स लो। दोस्तों डेप्थ टू इक्विटी जो हमने डिस्कस किया था कि डेप्थ टू इक्विटी हमेशा कम होना चाहिए, तो दैट इज ऑल्सो वेरी लेस, दैट इज 0.05। कंपनी का करंट रेशियो जो कि ज्यादा होना चाहिए, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज अपने आप निकल के आता है 3.34। तो दिस इज हाउ अ कंपनी लुक्स ऑन फंडामेंटल ग्राउंड्स। अब कंपनी के बारे में अगर आपको जानना हो तो इसमें अबाउट में जाके आप इजीली देख सकते हैं, यहाँ सब कुछ मेंशन है। कंपनी क्या काम करती है, कंपनी कौन से बिजनेस में है, और भी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आपको देखने को बहुत इजीली यहाँ मिल सकती है। कंपनी का जो ईपीएस है वो भी निकल के आ रहा है यहाँ पे 21.4 ईयर ऑन ईयर। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे रेशियोज आपको बहुत इजीली देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कंपनी के आपको बैलेंस शीट वगैरह देखनी है तो आप बहुत इजीली देख सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर। कंपनीज के प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, वो भी यहाँ मेंशन है ऑलरेडी। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, दैट वी हैव सीन ऑलरेडी। ओके, कंपनी की जो पीयर कंपैरिजन है, यानी कि कंपनी और इस सेक्टर के अंदर कौन कौन सी कंपनीज काम करती हैं, वो भी सारा का सारा इस पे मेंशन किया हुआ है। दोस्तों हम एक चीज़ तो बात करना भूल ही गए, वो था इंडस्ट्री का पी। अगर कंपनी का पी अच्छा है भी तो भी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का पी कैसे काम कर रहा है वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज 32.1, यानी कि ओवरऑल इंडस्ट्री का पी बहुत ज़्यादा है और उसके कंपैरिजन के अंदर इस पर्टिकुलर कंपनी का पी बहुत कम है, यानी कि कंपनी कंपैरेटिवली अंडर वैल्यूड है। ये हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी हमारे उस चैप्टर के अंदर। अब इन सब कंपनीज के पीईज यहाँ पे ऑलरेडी इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो ऑलरेडी यहाँ मेंशन है, आप देख पा रहे होंगे। आपको और देखना हो तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो बहुत सारे इसके जो और भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो सबके नाम यहाँ पे ऑलरेडी दूसरी चेकलिस्ट में ऊपर हो जाएंगे। अब दोस्तों आ गए हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसा परफॉर्म कर रही है। यहाँ देखिए दोस्तों, दिसंबर 2019 से कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स दिए हुए हैं हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के। कंपनी ने अपने क्वार्टर्स में रेवेन्यू बढ़ाया है, यानी कि सेल्स बढ़ाई है। सेल्स बढ़ाने का मतलब कि कंपनी अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो सेल्स बढ़ती है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, तो ये भी आप देख पा रहे होंगे। लेकिन कंपैरेटिवली हमें चाहिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ये देखिए दोस्तों, पिछले 3 क्वार्टर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हमें देखना होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स कंपनी के कैसे हैं। ये देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स मतलब कंपनी मार्जिन कितना ले रही है पर्टिकुलर उसके अंदर, अपने शेयर के अंदर। तो देखिए मार्जिन्स भी कंपैरेटिवली तीनों क्वार्टर्स में बढ़े ही हैं। उसके बाद देखना होता है दोस्तों कि कंपनी का ईपीएस जो हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं, फिर भी आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि कंपनी का ईपीएस भी बढ़ा ही है कंसिस्टेंट बेसिस पे। दिस इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखना चाहते हैं कंपनी कई सालों से कैसा परफॉर्म कर रही है, तो दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड ओवर हियर। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए कंपनी के ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स कैसे बढ़े हैं। दैट मींस कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हैं एक बार। कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स बढ़ाई है कि घटाई है। तो यहां आप देख पा रहे होंगे कंपनी की बोरोइंग्स हैं जो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर ली हुई थी। कंपनी की बोरोइंग्स थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन दैट्स ओके दोस्तों। बोरोइंग्स बढ़ना मतलब नहीं होता है कंपनी की सेल्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी होता है। अब चलते हैं दोस्तों नीचे, कंपनीज के कैश फ्लोज जो हमने बात की थी। कैश फ्लोज, कंपनी के पास कैश होना बहुत जरूरी है। कंपनी में कैश नहीं होगा तो वो आगे इन्वेस्टमेंट कैसे कर पाएगी। कंपनी के कैश फ्लोज माइनस में थे, लेकिन लास्ट ईयर यानी कि मार्च 2022 में कंपनी ने कैश फ्लोज बढ़ाए हैं। कैश फ्लो बढ़ा ही है कंपनी का, ये देखिए दोस्तों। उसके अलावा क्या देखते हैं दोस्तों कि कंपनी की जो डेटर्स हैं, यानी कि कंपनी को जिनसे लेना है पैसा, वो कंपनीज के जो डेज हैं उनमें कम हुआ है कि बढ़ा है। कंपनी के डेटर्स की डेज कम ही हुए हैं, यानी कि कंपनी को रियलाइज पैसा बहुत फास्ट हो रहा है पहले के कंपैरिजन के अंदर। और कंपनी के ईयर ऑन ईयर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे
ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ी है। देखते हैं दोस्तों शेयर पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है कंपनी का। शेयर होल्डिंग पैटर्न मतलब प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे कितना भरोसा है, वो शेयर्स को मार्केट में डाइल्यूट कर रहे हैं या फिर मार्केट से शेयर अपने परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ आप ये भी देख पा रहे होंगे कि कंपनी के शेयर्स होल्डर्स ने अपने शेयर्स को मार्च 2021 तक तो उनके पास 66% तक की इनटेक थे। उसके बाद में कंपनी के शेयर होल्डर्स ने कुछ अपनी इक्विटी को डाइल्यूट किया है ताकि वो कुछ फंड्स मार्केट से ले पाए, लेकिन उसके बाद कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई भी अपने शेयर्स को मार्केट में डाइल्यूट नहीं किया है। यहाँ पे आप कंपनी की FIIs की होल्डिंग में देख सकते हैं कि कंपनी के FIIs कितना होल्ड करते हैं, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। कंपनी के DIs यानी कि डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स, वो कैसे कंपनी में अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं वो भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ दिया हुआ है। पब्लिक के पास यानी कि मोटा मोटा हम लोगों के पास में कितना स्टेक है वो देखेंगे आप, तो कंपनी पब्लिक ने भी यहाँ पे अपने स्टेक्स को बढ़ाया है। ये देखिए, ये हो गई दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न किसी भी कंपनी की। हमें एक चीज और देखनी चाहिए कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है कि प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को प्लेज करना, यानी गिरवी तो नहीं रख दिया है मार्केट में, तो उसका भी हमने यहाँ पे एक रेशियो लगा रखा है, प्लेज्ड परसेंटेज, दैट इज 0। यानी कि कंपनी ने कोई भी अपने शेयर्स को मार्केट में देके वहां से पैसा नहीं उठाया है। ये हमने बात की दोस्तों कोई भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी क्वांटिटी यानी नंबर्स में। अगर आपको क्वालिटी के मैटर में भी किसी कंपनी के बारे में देखना है तो वो आप इजीली यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट्स हैं, हर साल की एनुअल रिपोर्ट कि कंपनी क्या कमेंट्री कर दे रही है, उसके बेसिस के ऊपर आप अपना ये देख सकते हैं कि क्वालिटी कंपनी की कैसी है, कंपनी आगे के फ्यूचर आउटलुक कैसे हैं। जैसे हमने एक अच्छी कंपनी को अभी यहाँ पे एनालाइज किया, वैसे ही एक ऐसी कंपनीज में चलते हैं जहां प्रॉफिट्स नहीं है। समझ लीजिए पेटीएम, एक कंपनी पे अपन गए पेटीएम पे, जो अभी इन दिनों बहुत सुर्खियों में रहा है, आप जानते होंगे दोस्तों। कंपनी का PE रेशियो 0 है, दैट मीन्स कंपनी प्रॉफिट्स बना ही नहीं रही है, जबकि इतना हाइप था, आपको याद होगा। कंपनी का ROCE क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज इन माइनस, यानी कि कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, ROE भी माइनस में है। ये देखिए दोस्तों, प्राइस टू बुक वैल्यू भी ज्यादा है जो कि 2.66 है। तो इससे क्या मेकआउट कर पा रहे हैं, इससे मेकआउट ये कर पा रहे हैं अपन कि कंपनी का PE बिल्कुल भी नहीं है, और इंडस्ट्री का PE आप देखेंगे 41.2, यानी कि इंडस्ट्री एज अ होल अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन ये पर्टिकुलर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। इसलिए ईयर ऑन ईयर इसका EPS भी यानी कि अर्निंग पर शेयर आप देख रहे हैं, अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे गिरा ही है, दैट इज -41 रुपीज पर शेयर। तो दोस्तों इस तरीके से हम कोई भी कंपनी के फंडामेंटल्स को बहुत इजीली यहाँ पे एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे विद इन 5 मिनट्स के स्पैम में एनालाइज कर सकते हैं, और इसमें हमें ज्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। नीचे चलते हैं दोस्तों, कंपनी में प्रॉब्लम्स क्या क्या है। देखिए, स्टॉक इज ट्रेडिंग एज 2.66 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। ओके, कंपनी ने डेथ रिड्यूस किया है, दैट इज गुड। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेथ फ्री, दैट इज ऑल्सो गुड। अब देख लेते हैं नीचे चल के इनके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं। तो इन्फो एज ये भी इनका कॉम्पिटिटर है, जोमैटो ये भी इनका कॉम्पिटिटर है, इंडिया मार्ट ये भी इनका कॉम्पिटिटर, जस्ट डायल। तो ये जो ई कॉमर्स वाली कंपनीज है ये बेसिकली पेटीएम के कॉम्पिटिटर्स हैं। इनके फंडामेंटल्स दोस्तों हमें ऑलरेडी रेशियोज देख के ही मालूम पड़ गया था कि ऑब्वियसली कंपनी इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स, इट इज मेकिंग लॉसेस, दैट इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर भी दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कंपनी के लॉसेस ही हैं। नेट प्रॉफिट यू कैन सी दे आर कमिंग इन लॉसेस कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर लॉसेस है। और हम लोग 2100-2200 रुपए के अंदर इस कंपनी के शेयर को लेने के लिए भागा दौड़ी मचा रहे थे। हम लोग सोच रहे थे हमें शेयर मिल जाए। उसके अलावा दोस्तों अगर हम देखेंगे कि कंपनी के कैश फ्लोज कैसे हैं, कंपनी के कैश फ्लोज अच्छे हैं क्योंकि इनको जनरेशन ही कैश से होता है, इसलिए कैश फ्लोज तो कंपनी के अच्छे हैं, अनडाउटेडली अच्छे हैं। उसके अलावा अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो दोस्तों कंपनी के अंदर कोई प्रमोटर्स नहीं है, दैट मीन्स कंपनी हैज गॉट 0 प्रमोटर्स अपना स्टेक ऑलरेडी मार्केट में देके निकल चुके हैं। दैट मीन्स व्हाट,
कि कंपनी पे हम बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि इसका शेयर ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। ये चार्ट देख पा रहे होंगे आप, ये चार्ट है दोस्तों। जब ये कंपनी ओपन लॉन्च हुई थी उसका भाव था 2100 रुपये। 2100 रुपये के अंदर ये कंपनी लॉन्च हुई थी जब इसका IPO आया था। लेकिन उसके बाद कंपनी में कोई भी बेनिफिट नहीं दिया क्योंकि कंपनी इज ऑलवेज मेकिंग लॉसेस। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाने के लिए हम एक कंपनी और स्टडी करते हैं, कोई लार्ज कैप की कंपनी। लेट्स टेक इट इन्फोसिस। इन्फोसिस भी IT की दिग्गज कंपनी है जो कि लार्ज कैप में आती है। अब इसके फंडामेंटल्स भी अपन स्टडी एक बार कर लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। दोस्तों कंपनी का PE जो चल रहा है जिसको हम बहुत तवज्जो देते हैं, दैट इज 27.4। कंपनी की बुक वैल्यू 8.76 है। दोस्तों मैंने आपसे बताया था ना कि IT की कंपनीज के अंदर बुक वैल्यू मैटर नहीं करती है क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल बहुत डिफरेंट होता है। कंपनी की जो ROCE है वो 37.1% है। दैट मीन्स कंपनी इज अंडर वैल्यूड बिकॉज इट्स PE इज लेस देन ROCE। कंपनी के जो डिविडेंड है वो 2% का डिविडेंड कंपनी देती है दोस्तों, ये देख पा रहे होंगे आप। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है दैट इज 29%। दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। इंडस्ट्री के मुकाबले कंपनी का PE कैसा है? थोड़ा बढ़ा हुआ है दोस्तों, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसलिए यहाँ भी हमें प्रॉब्लम नहीं देखनी चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है कि कंपनी के अंदर। ये हो गया दोस्तों ये मोटा मोटा रेशियोज का एनालिसिस। आप देख पा रहे होंगे कंपनी ने कोई शेयर्स भी प्लेज नहीं कर रखे हैं कंपनी के प्रमोटर्स ने। देख लेते हैं बाकी फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंपनी। दोस्तों ये आ गए कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने प्रॉफिट्स को अपने बढ़ाया ही है, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। अभी दिसंबर 2022 में भी जो रिजल्ट्स इनके आए थे वो बढ़ के ही आए थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी इंटैक्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी ने नेट प्रॉफिट भी आप देख रहे हैं बढ़ाया ही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर। उसके अलावा दोस्तों अगर इनके ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स की बात करें अपन तो ये भी कंपनी के ह्यूज नंबर्स में बढ़े हैं। ये देखिए आप, कंटिन्यू बेसिस के ऊपर कंपनी अच्छा ही परफॉर्म कर रही है और प्रॉफिट्स अच्छे जनरेट कर रही है। कंपनी की बोरोइंग्स देखें दोस्तों तो कंपनी ने 2020 में कुछ बोरोइंग्स बढ़ाई है अपनी, लेकिन कंपनी ने वो एक्सपेंशन के लिए बढ़ाई है दोस्तों। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। डेट टू इक्विटी कंपनी का ऑलरेडी बहुत कम है और कंपनी का करंट रेशियो भी बहुत कम है। कैश फ्लोज, कंपनी के नेगेटिव कैश फ्लोज हैं, ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश तो आता है लेकिन उनकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में और इन्वेस्टमेंट्स में ये इनके खर्चे बढ़ रहे हैं। ये देख रहे होंगे आप, इन्होंने अपने खर्चे यहां बढ़ाए हैं, इसी की वजह से नेगेटिव कैश फ्लोज दिखाई दे रहा है कंपनी का। अब देखते हैं दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डर्स की पोजीशन। कंपनी के प्रमोटर्स ने अपना स्टेक ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ाया है। ये दोस्तों ये देखिए आप, जहां 13% प्रमोटर्स की होल्डिंग थी, अपने शेयर की अंडर वैल्यूएशन देख के प्रमोटर्स ने इन भावों पे अपने शेयर्स को एक्यूमुलेट किया है, यानी कि लिया है वापस। FIS की होल्डिंग्स भी आप देख पा रहे होंगे, FIS की होल्डिंग्स बहुत अच्छी है। देखिए FIS की होल्डिंग्स भी बढ़ी है। FIS ने इस कंपनी के अंदर निवेश को अपना बढ़ाया ही है। ये हो गई दोस्तों बात इन्फोसिस की। ये तरीका होता है फ्रेंड्स फंडामेंटली किसी स्टॉक को एनालाइज करने का। बहुत इजी वे में आप विद इन 5 मिनट्स कोई भी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं और आपको ये पता रहेगा कि फंडामेंटली वो स्टॉक कैसा है। आपको कभी कहीं से भी कोई टिप मिले, कुछ भी मिले, तो एक बार आप फंडामेंटली आपको जरूर से एक बार स्टॉक को देखना जरूर चाहिए। दोस्तों बात कर लेते कुछ ऐसे स्टॉक्स की जिनमें डिविडेंड बहुत अच्छा मिलता है, फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए क्योंकि हमें इवेंचुअली रिटर्न्स नहीं मिलने वाले उसके शेयर में। आपको डिविडेंड तो अच्छा मिल जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल है REC लिमिटेड। ये कंपनी दोस्तों गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है इस कंपनी को। इस कंपनी का आप देख पा रहे होंगे जो PE है
इस कंपनी का पीई 3.09%, जो कि बहुत कम है। ओके, कंपनी का आरओसीई है वो बहुत अच्छा है, 9%। कंपनी का आरओई है वो भी 21.3% है। दोस्तों उसके अलावा कंपनी में आप देख सकते हैं कि ईपीएस ग्रोथ रेट 39 रुपीज है। 39 रुपीज ईपीएस ग्रोथ रेट है, ये देखिए दोस्तों। इंडस्ट्री का पीई ऑलरेडी 5.12 है। तो इस कंपनी का शेयर इतना ज्यादा चल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि दोस्तों ये कंपनी ऑलरेडी अपने को 9.52% डिविडेंड ऑफर करती है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स ये कंपनी ऑलरेडी आपको अपनी अर्निंग्स में से डिविडेंड निकाल के दे रही है, और उसके बाद में भी कंपनी का भाव वहीं चल रहा है। आप देख पा रहे होंगे इस कंपनी का जो प्राइस है वो कितने सालों से, 3-4 साल से उसी एक रेंज में दौड़ चला आ रहा है। इसलिए दोस्तों हमें ऐसी कंपनीज में से निवेश करने से बचना चाहिए, जस्ट बिकॉज ये कंपनियां अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं। चलिए दोस्तों, इसके अलावा इसकी कंपनी की हम क्वार्टरली अर्निंग्स देख लेते हैं। क्वार्टरली अर्निंग्स भी देखिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं हमें। ईयरली अर्निंग्स भी ऑब्वियसली बढ़ती हुई है। 2011 से अभी तक कंपनी की अर्निंग्स कितने गुना बढ़ चुकी है आप देख पा रहे होंगे। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी देखिए बहुत ही शानदार हैं। यानी कि कंपनी ने अपने मार्जिन्स को मेंटेन किया हुआ है पूरे टाइम से। देखिए और भी चीजें जो देखने लायक इस कंपनी में हैं दोस्तों, वो है कंपनी के प्रमोटर्स। कंपनी के प्रमोटर्स भी इंटैक्ट हैं, जो हम हमेशा देखते हैं। कंपनी के प्रमोटर्स इंटैक्ट हैं। एफआईआईज भी इसके अंदर ठीक ठाक अपनी होल्डिंग होल्ड रखती है। डीआईआईज भी इसके अंदर कंप्लीटली अच्छी तरीके से होल्ड रखती है। बस ये है इस कंपनी में कि हाँ, कंपनी पीएसयू है, तो गवर्नमेंट अपने को एक्सपैंड करने के लिए अभी एज ऑफ नाउ कुछ नहीं कर रही है। इसलिए हमें ऐसी कंपनीज में निवेश करने से बचना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ डिविडेंड की। और कुछ ऐसी कंपनीज देखते हैं जो फंडामेंटली बहुत अच्छी हैं, लेकिन उन कंपनीज में हमें निवेश नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज शेयर प्राइस नहीं चल रहा है। नेशनल एल्यूमिनियम, ये भी एक कंपनी है दोस्तों गवर्नमेंट की, जिसका पीई बहुत कम है। ये देखिए दोस्तों, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी का पीई 5.83 है, जबकि इसका इंडस्ट्री का पीई ऑलरेडी 17.3 है। तो फंडामेंटली तो कंपनी बहुत अच्छी हो गई। कंपनी का आरओसीई भी बहुत अच्छा है, 34.0। कंपनी का आरओई भी 25.4 है। लेकिन फिर भी कंपनी का शेयर इतना ज्यादा नहीं चलता है। वो क्यों नहीं चलता दोस्तों? कारण यही है क्योंकि कंपनी डिविडेंड बहुत अच्छा ऑलरेडी देती है आपको। कंपनी का ईपीएस भी बहुत अच्छा है, ये देखिए आप 14.02। उसके बाद भी कंपनी का शेयर नहीं चलता। इन चीजों का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप इन चीजों को ध्यान नहीं रखेंगे तो आप फंडामेंटली तो अच्छी कंपनी में निवेश कर देंगे, लेकिन इवेंचुअली आपको वो कंपनी कभी अच्छे रिटर्न्स अपने शेयर के प्राइस के अंदर निकाल के नहीं देगी। वही एफडी वाला रिटर्न आपको एज ए डिविडेंड के रूप में आपको मिलने वाला है। देखिए कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स भी अच्छी आ रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छे हैं, ये देखिए आप। और ईयर भी कंपनी अच्छा ही ग्रोथ कर रही है। ये देखिए ईयर ऑन ईयर कंपनी ने अच्छा ग्रोथ किया है। ये है दोस्तों उस टाइप की कंपनीज जहां पे हमें निवेश नहीं करना चाहिए। और भी ऐसी ही फंडामेंटली अच्छी कंपनीज को इसमें हम देखें तो प्रमोटर्स की भी देखिए आप शेयर होल्डिंग बिल्कुल इंटैक्ट है। ऐसी कंपनीज में नजर रखनी चाहिए दोस्तों, फंडामेंटली अच्छी होती है, लेकिन हमें उनमें निवेश करने से बचना चाहिए। ऐसी 1-2 कंपनीज और देखते हैं, जिससे आपका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा। थॉट प्रोसेस सही रहेगा कि हमें कहाँ अवॉइड करना चाहिए। तो देखते हैं कोल इंडिया। ये आ गए हम कोल इंडिया के ऊपर। यहां भी देखिएगा फ्रेंड्स, स्टॉक का पी ओनली 5.33 है। कंपनी ऑलरेडी बहुत अच्छा डिविडेंड आप लोगों को दे रही है 7.52% का, क्योंकि एक्सपेंशन की कोई प्लान्स है नहीं यहाँ पे। आरओसी बहुत अच्छी है 54.3%, आरओई भी 43.6%। इंडस्ट्री का पी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो हमने बात की थी जो कि इंडस्ट्री का पी अगर ज्यादा हो और स्टॉक का पी कम हो, दैट मीन्स इन्वेस्ट के लिए वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों ये सारे स्टॉक्स जो हैं वो एक्सेप्शन स्टॉक्स हैं, इसलिए हमें बचना चाहिए।
बाकी और चीज़ें देख लेते हैं कंपनी की जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, उनके फंडामेंटल्स आपको दिखा रहे हैं हम लोग। देखिए कंपनी ने अपना डेप्थ को रिड्यूस किया है, ठीक है। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड 7.52%. So these are the things which we need to look in a stock. कंपनी की सेल्स भी देखिए तो बढ़ ही रही है, मतलब फंडामेंटली कहीं कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं कंपनी के, ईयर ऑन ईयर भी कंपनी अच्छा ही प्रोग्रेस कर रही है, कोल इंडिया पर्टिकुलरली। उसके अलावा नेट प्रॉफिट भी कंपनीज के बहुत अच्छे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। तो बात करें इनकी प्रमोटर होल्डिंग की, प्रमोटर होल्डिंग भी जैसे और पीएसयू स्टॉक्स में हमने देखा, आरईसी में देखा हमने, उनमें भी प्रमोटर होल्डिंग इंटैक्ट थी, यहाँ भी प्रमोटर्स की होल्डिंग इंटैक्ट है। दैट मीन्स कंपनी इज डूइंग गुड। अब देख लेते हैं कुछ ऐसी कंपनीज को दोस्तों जो फंडामेंटली भी अच्छी हैं और वो डिविडेंड भी हमको इतना ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करती है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। एक और कंपनी, जितना आप कंपनी को देखते जाएंगे दोस्तों, उतना ही आपका विजन और मिशन क्लियर होता जाएगा कि आपको कैसी कंपनीज में निवेश करना चाहिए और कैसी कंपनीज को निवेश करने से बचना चाहिए। ये चीज़ें होती हैं जो फंडामेंटली किसी भी इन्वेस्टर को देखनी बहुत ज़रूरी होती है। आइए कुछ और कंपनीज की स्टडी अपन कर लेते हैं, जैसे कि हम बात कर लें किसी और सेक्टर की, ऑटो सेक्टर में बात करते हैं हम, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है, उसका नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। देखिए दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा का पीई रेशियो जो है वो 19.5 है, ओके, और इंडस्ट्री का पीई 32.1 है, यानी कि जो ऑटो सेक्टर है ये उसका शेयर माना जाता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो ऑलरेडी इसका पीई कंपैरेटिवली कम चल रहा है। दो कंपनी का आरओसीई और आरओई कम है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस यही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका ये जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और ये बढ़ने वाला है, कंपनी रिटर्न्स अच्छा देने वाली है। कंपनी का ईपीएस ऑलरेडी 74 पे चल रहा है, लेकिन कंपनी डिविडेंड नहीं देती। इतना देखिए आप, 1% भी डिविडेंड नहीं है कंपनी का। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, यानी कि कंपनी अपने फंड्स को एक्सपेंशन के अंदर ही यूटिलाइज करती है। ये बहुत अच्छी कंपनी दोस्तों ऑटो सेक्टर की। हमारे यहाँ की रिकमेंडेशन नहीं है आपको किसी भी स्टॉक के लिए, लेकिन हम बात करते हैं जो हमने फंडामेंटली डिस्कस किया है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंपनी के जो सेल्स हैं, रेवेन्यूज, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए आए हैं, क्योंकि ऑलरेडी वेटिंग चल रही है इनकी गाड़ियों की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज ही हुए हैं। ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी 16%, 15%, 17%, दैट इज वेरी गुड। इनफैक्ट नेट प्रॉफिट्स भी कंपनी के देखिए आप अच्छे ग्रो हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर भी दोस्तों कंपनी की बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी। ये देखिए इतने सालों का डाटा आपको एक ही जगह, 10 साल का डाटा आपको 10 से 12 साल का डाटा आपको एक ही जगह मिल जाता है। ये आपको जरा इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है। कंपनी के स्टेटमेंट्स में जस्ट एक ग्लांस के अंदर आप मेकआउट कर सकते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। कंपनी के कैश फ्लोज भी देख रहे हैं, अच्छे हैं कंपनीज ने। अगर कहीं कंपनी ने लगाए हैं पैसे तो उन्होंने फाइनेंशियल एक्टिविटीज में ही लगाए हैं या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही खर्चा किया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से तो कंपनी के पास पैसा आया है। अच्छा, और क्या देखना दोस्तों, देखते हैं इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग भी इसकी इंटैक्ट है। हालांकि प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स बहुत कम रखे हुए हैं खुद के पास, लेकिन फिर भी इनकी मैक्सिमम जो होल्डिंग्स है, मैक्सिमम होल्डिंग दोस्तों एफआईआईज ने होल्ड कर रखी है, ये देखिए। और इन्होंने अपना स्टेक पिछले 4 क्वार्टर्स में बढ़ाया ही है। तो ये हो गई फंडामेंटली कुछ अच्छी कंपनी जो अपने इंडस्ट्री के पीई से कम पीई पे ऑलरेडी काम कर रही है। ओके दोस्तों, ये हो गए फंडामेंटल्स कुछ अच्छी कंपनीज के। एक और गंदी कंपनी अपन देखते हैं जिसको देख के आपको लग जाएगा कि जिसका बहुत ज्यादा हाइप रहती है, जोमैटो एक ऐसी कंपनी है, उनकी फंडामेंटल स्टडी करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कंपनी बहुत हाइप में रहती है। तो देखिए दोस्तों, कंपनी का पीई 0 है, यानी कि कंपनी तो प्रॉफिट्स बना ही नहीं रही है। कंपनी के जो आरओसीई है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वही माइनस में है, आरओई भी माइनस में है, और डिविडेंड का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब कंपनी कमाएगी नहीं तो देगी क्या। इसके साथ साथ दोस्तों, इस कंपनी का जो इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी आती है, उसका
PE 40.07 है, जो कि बहुत ह्यूज है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी ये पर्टिकुलर कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है। वो क्यों परफॉर्म नहीं कर रही है, अभी हम नीचे सीधे चल के इसके उस पर देखते हैं, रिजल्ट्स पे। ये देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने, ये तो हो गए ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने रिजल्ट्स दिए हैं, वो सेल्स तो बढ़ती हुई आ रही है लेकिन प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि खर्चे कंपनी एक्सपेंसेस भी साथ में इंक्रीज हो रहे हैं। ये रीजन है कंपनी इतना ग्रो नहीं कर पा रही है और कंटिन्यू बेसिस के ऊपर लॉसेस आ रहे हैं। ये देखिए ईयर ऑन ईयर लॉसेस कंपनी के अच्छे खासे बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए, ये हो गई दोस्तों बात जोमैटो की। तो हमें ऐसी कंपनीज में निवेश करने से बचना चाहिए, चाहे कोई कितना ही कहे। तो हमने दोस्तों बहुत सारे आज फंडामेंटली स्टॉक्स को स्टडी किया है। आई होप आप लोगों को इससे लर्निंग मिली हो। आप खुद भी जाके skinner.com पे जाके .in पे जाके खुद अपने हिसाब से अपने स्टॉक्स को एक बार फंडामेंटली चेक कर सकते हैं, ताकि आपकी लर्निंग्स और इम्प्रूव हो सके। चलिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती है फंडामेंटल में, जो हमने डिस्कस किया था क्वालिटेटिव एनालिसिस, वो कैसे चेक किया जाए। एक स्टॉक पकड़ते हैं TCS, समझ लीजिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि IT का दिग्गज है, नंबर 1 स्टॉक है। इसमें भी आप देख पा रहे हैं सब चीज़ें अवेलेबल हैं, कंपनी का PE क्या चल रहा है, ओके। और ये देखिए कंपनी का PE, कंपनी की बुक वैल्यू क्या है, कंपनी इंडस्ट्री का PE क्या चल रहा है, दैट इज 26.3, ओके। दीज आर द थिंग्स। उसके अलावा अपन अगर नीचे चलते हैं तो देख पा रहे होंगे इसके भी चार्ट वैसे ही अवेलेबल हैं, कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स, एवरीथिंग इज देयर इन दिस चार्ट एज वेल। ये देखिए दोस्तों, IT इंडस्ट्री के अंदर कंपनी नंबर 1 पे चल रही है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप कंपैरिजन टू अदर स्टॉक्स सबसे ऊपर है। इन्फोसिस हो गई, STL टैग हो गई, ये सेकंड थर्ड नंबर पे आते हैं। उसके अलावा ये नंबर 1 स्टॉक है, इसके भी फिनेंशियल्स आपको अवेलेबल हैं जो हमको देखने होते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर। ये देखिए बैलेंस शीट, ओके। कंपनी के प्रमोटर्स देख लें दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है। कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी स्टेक को बढ़ाया है। आप देखते होंगे हर क्वार्टर में या फिर 6 मंथ्स के अंदर कंपनी अपने स्टेक को मार्केट से बाईबैक करती है। जब सुनते होंगे आप TCS का बाईबैक आया, तो दोस्तों जब बढ़ता है तो आपको यहाँ रिफ्लेक्ट इजीली हो पा रहा है। अब देखते हैं दोस्तों कि क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हमें क्या देखना होता है किसी भी कंपनी की। तो फाइनेंशियल ईयर की जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जब हम स्टडी करते हैं तो उनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है और कंपनी ने पास्ट ईयर में अपने इस साल के अंदर कैसा परफॉर्म किया है, ये बताती है। इसको अपन ने क्लिक किया, ये ओपन हो गई कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट। ये देखिए, ये हो गया उसका फ्रंट पेज। इसके नीचे जब हम चलते हैं तो कंपनी अपने पूरे साल में क्या किया, आगे की फ्यूचर आउटलुक्स क्या है, इस पूरे कंटेंट के अंदर बता पा रही है। कंपनी पहले अपने बारे में बताएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन है, मैनेजमेंट की टीम क्या है, ओके। लेटर फ्रॉम द CEO, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, जो काम देख रहा होता है। ईयर गॉन बाय, यानी कि पिछला साल हमारा कैसा गया है। उसके बाद में इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में क्या होता है कि TCS अपने बिजनेस मॉडल को बताती है, इनका बिजनेस मॉडल कैसा काम कर रहा है, फाइनेंशियल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ये सारी चीज देखने के बाद हम उसके बाद में देखते हैं कि कंपनी की आगे की फ्यूचर आउटलुक्स क्या है, वो यहाँ देख पाते हैं हम स्टैट्यूटरी सेक्शन में। ये डायरेक्टर्स ने रिपोर्ट दी है। उसके बाद में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आपको इस कंपनी के मिल जाते हैं, नीचे आते हैं तो अपन ये देखिए, जैसे जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ आपको ये मैनेजमेंट की टीम हो गई, लेटर फ्रॉम द चेयरमैन हो गया, ओके। स्टेक होल्डर्स के बारे में बता रहे हैं, CEO का लेटर हो गया जो कंपनी का मेन पर्सन होता है। ये देखिए सारी चीजें आपको देखने की। ईयर गॉन बाय, ईयर गॉन मतलब कि जो साल पिछला गया उसमें कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, वो कंपनी बताने की कोशिश यहाँ पे करती है। कंपनी के अवार्ड्स, कंपनी ने क्या क्या लिया, कंपनी रैंक 1 किया कस्टमर सेटिस्फैक्शन में, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद में अपना आप क्वालिटेटिव एनालिसिस अपना एक बना सकते हैं कि क्या क्या हमें देखना होता है किसी भी कंपनी के अंदर। दोस्तों इसके अलावा हम आज की दुनिया में
हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, हमारे पास में लैपटॉप्स या कंप्यूटर होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन होता क्या है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं और हमेशा रहते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन हमारे पास में। आप स्क्रीनर को आप अपने मोबाइल में भी प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो। अगर आप आईफोन यूज़र्स हैं तो वहाँ भी आपको ऐप के अंदर ये ऑप्शन मिल जाएगा skinner.in करके। आप अगर सर्च करेंगे उसके अंदर ऐप के अंदर तो आपको ये डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप अपने मोबाइल में इजीली skinner.in करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन और उसके बाद में आप कहीं। दोस्तों फंडामेंटल्स की जर्नी पूरी नहीं होती यहीं पे। फंडामेंटल्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। बहुत सी कंपनीज आपने सुना होगा कि डिविडेंड देती हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों डिविडेंड होता क्या है। जब कोई कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है किसी क्वार्टर में या किसी ईयर के अंदर, या फिर कंपनी के पास एक्स्ट्रा सरप्लस कैश बच जाता है और कंपनी के पास में कोई एक्सपेंशन के प्लान्स नहीं होते हैं, तो क्या करती है कंपनी उन कैश को अपने शेयर होल्डर्स में उनके स्टेक के हिसाब से डिवाइड कर देती है और वो डिविडेंड आपको एज अ डिविडेंड मिल जाता है। दोस्तों एज अ डिविडेंड आपको स्टॉक्स भी मिल सकते हैं। तो ये कंपनी बोले कि आपको हम स्टॉक्स दे रहे हैं एक्स्ट्रा, या फिर कैश के रूप में मिल सकता है डिविडेंड आप। पर दोस्तों अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनीज के साथ भी एक कैच है जो आपको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। आपने मार्केट में सुना होगा कि ये कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड दे रही है, ये कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड दे रही है, लेकिन क्या डिविडेंड दे रही है कंपनी अच्छा तो इसका मतलब कंपनी अच्छी हो गई? नहीं दोस्तों, यहाँ ऐसा नहीं होता है। मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। जब कंपनी डिविडेंड दे रही है आपको, दैट मीन्स कि कंपनी के पास कोई एक्स्ट्रा प्लान्स है नहीं, और प्लान्स नहीं है उनके पास में, तो कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा कैसे? अगर कंपनी ग्रो नहीं करेगी, प्रॉफिट्स नहीं बढ़ेंगे, कंपनी का रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, तो कंपनी ग्रो कैसे करेगी? खाली डिविडेंड अगर आपको मिल गया तो क्या फ़ायदा हुआ? आपका शेयर प्राइस तो वहीं पड़ा हुआ है, और अगर शेयर प्राइस वहाँ पड़ा हुआ है तो आपको कोई बेनिफिट तो हुआ नहीं। इनफैक्ट आपके एक्स्ट्रा टैक्स आपको लगने वाला है। एक्स्ट्रा टैक्स कैसे लगेगा दोस्तों? समझिएगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है आपके शेयर से, दैट मीन्स आपको वहाँ पे 15% या फिर 10% ही टैक्स देना होता है। और जहाँ पे आपको डिविडेंड मिला, डिविडेंड पे सीधे आपकी इनकम स्लैब में चला जाता है डिविडेंड का जो बेनिफिट होता है, और उस पर आपको 30% का टैक्स देना पड़ता है। तो क्या डिविडेंड पे आउट कंपनी अच्छी हुई? नहीं दोस्तों, डिविडेंड पे आउट कंपनी अच्छी नहीं हुई। ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी पे मैं तो पर्सनली भरोसा कम करता हूँ, और आपको भी यही राय देता हूँ कि ऐसी कंपनीज में निवेश करें जिनका फ्यूचर आउटलुक अच्छा हो। डिविडेंड कंपनी देती तो हो लेकिन बहुत कम, क्योंकि उसको, उस कंपनी को, उस कैश को अच्छे अपने एक्सपेंशन प्लान्स के अंदर खर्च करना होता है। डिविडेंड पे आउट करने वाली कंपनीज की आप देख पाए होंगे, उनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होते हैं, उनका पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा शानदार होता है, आरओसी आरओई तो बात ही मत कीजिए, बहुत शानदार। लेकिन वो कंपनी का शेयर का भाव आप देखते होंगे कि वहीं चल रहा है। आपको ऐसी कंपनीज बताता हूँ दोस्तों मैं, REC लिमिटेड, कोल इंडिया, नेशनल एल्यूमिनियम, ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा डिविडेंड पे आउट करती हैं, लेकिन कंपनी का शेयर नहीं चलता है क्योंकि उनके पास कोई फ्यूचर प्लान्स उनके होते ही नहीं है एक्सपैंड करने के लिए। दोस्तों इन शेयर्स को भी हम अपने उसके ऊपर, टिकर टेप के ऊपर या फिर स्किनर के ऊपर डेफिनेटली चेकआउट करेंगे, ताकि आपको लर्निंग्स अच्छी तरह से और मिलती रहे। दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि आप अच्छे से आप फंडामेंटल एक्सपर्ट बन चुके हैं अनडाउटेडली, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इन फंडामेंटल्स के साथ कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली कोई भी। दोस्तों फंडामेंटल के अलावा टेक्निकल भी एक एस्पेक्ट होता है जो हम मिस नहीं कर सकते। तो हम अपने अगले वीडियो में ज़रूर से आपके लिए फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल का भी नॉलेज लेके आने वाले हैं, ताकि आपको टेक्निकली भी कोई चीज़ का नॉलेज प्रॉपरली हो जाए। क्योंकि आपने मार्केट में देखा होगा बहुत से लोग फंडामेंटली आपको कोई स्टॉक बताते हैं, कोई टेक्निकली आपको स्टॉक बताता है, लेकिन अगर दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो दोस्तों क्या जमेगा रब जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप टेक्निकल और फंडामेंटल्स। दोस्तों इन सारी कंपनीज को एनालाइज करने के बाद आप इतना तो मेक श्योर हो ही गए होंगे ना कि आपको फंडामेंटली कोई भी चीज़ को समझने में अब बहुत आसानी होने वाली है। आप चाहे 8th पास हो, 6th पास हो या 10th पास हो, उससे कुछ लेना देना है ही नहीं। सब कुछ इजीली अवेलेबल है, वो भी एक क्लिक के ऊपर। आप जाएंगे, आपको सारे रेशियोज, सारी बैलेंस शीट्स, सब कुछ एक ही जगह इजीली अवेलेबल होने वाला है। आपको अगर एनुअल रिपोर्ट भी पढ़नी है कंपनी की तो बहुत इजीली अवेलेबल है। कंपनी की कमेंट्री क्या दे रही है, कमेंट कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाली है कि नहीं करने वाली। पास्ट परफॉर्मेंस आपको दिख रही है, यहाँ पे फ्यूचर परफॉर्मेंस दिख रही वाली है, क्योंकि आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या मेकआउट करते हैं कि इससे हम पहुंच गए हैं हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के टॉप लेवल पे। आप कोई भी चार्ट खोलेंगे, कोई भी स्क्रीन देखेंगे, आपको 1 सेकंड मालूम पड़ जाएगा कि ये शेयर का भाव अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है।
क्योंकि हमने उसमें वैल्यू डालने की कोशिश की है कि आपकी लर्निंग के अंदर एक वैल्यू मिले। दोस्तों हमने भी बहुत कोशिश की है आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने की, ताकि आपकी नॉलेज को इंक्रीज कर सके। आपकी अगर नॉलेज इंक्रीज होती है दोस्तों, तो हमारा भी इसमें फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है हमारा, कि आप इन लर्निंग से आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं हमें याद रखेंगे अपनी उस वैल्यू के ना, जो वैल्यू हमने आपको देने की कोशिश की है। आपको दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक हो, तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको ये फंडामेंटल वाली सीरीज़ समझ में आ सके एक ही वीडियो के अंदर। एक ही वीडियो में आप सब कुछ समझ जाएंगे कि फंडामेंटली कोई भी कंपनी कैसे काम करती है, कोई भी शेयर कैसा काम करता है। और जब आप वो उनको समझ में आ जाएगा आपका शेयर किया हुआ वीडियो, तो वो आपको भी दुआएं देंगे दोस्तों, क्योंकि उनको भी कोई नई लर्निंग मिली होगी। तो दोस्तों प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइबर एट ऑल। और आपको मैं बता दूं, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको आगे की टेक्निकल वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलने वाली है। बिकॉज हम आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। बिकॉज एज यू ऑलवेज से, लर्निंग इज अर्निंग, सो हैप्पी लर्निंग।